हेलो। सर आवाज 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 नहीं आ रही है। नहीं सर। अभी अभी बताओ। अब आ रही है सर। अब आ रही है। ठीक है। और बाकी लोग कहाँ हैं? मल्टीपल स्क्रीन हो रही है। वाह, अच्छा, एक मिनट रुको। अब बोलो। ठीक है। और बाकी आपके बैच वाले कहाँ हैं सब? सारे के सारे? बस इतने लोग आए यार। हाँ, वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखो। क्या नाम है? आशीष पाल। अच्छा, अभी ट्रैफिक में है ना? और अश्वनी आशीष मिश्रा अभी नहीं आया है ना? राम। ठीक है। चलो आज यार डेमो लेना था, डेमो क्लास। ठीक है। तो आप में से कितने लोग जो हैं जो जावा पहले से जानते हैं और जो फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं जावा? सर फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम है आपका? यस सर। ठीक है। राम। राम फर्स्ट टाइम। अच्छा, सभी लोग फर्स्ट टाइम है। हाँ, मेरा भी पक्के है सर। ठीक है। तो जावा, आखिर हम जावा क्यों चूज कर रहे हैं? आपने जावा को प्लान बनाया होगा कि जावा पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? आपने क्या एनालाइज किया कि जावा पढ़ना चाहिए? कुछ तो मार्केट में सुना होगा इसके बारे में। जावा पाओ तो क्यों? जावा पे ही क्यों? बाकी अब और भी और लैंग्वेजेस हैं जैसे कि डॉट नेट,
सी प्लस प्लस, पाइथन। डिमांड मार्केट में जावा का ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल अप्रोच बताते हैं कि इंडस्ट्री का पैटर्न क्या है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे सॉफ्टवेयर को बनाना, रिलीज करना, कैसे मैनेज करना, इनका क्या सिस्टम है, पूरा कंट्रोल, टॉप टू बॉटम अप्रोच। मतलब नी डेवलपमेंट साइकिल से लेके क्लाइंट क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लाइंट कैसे डील की जाती है, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे टेस्टिंग होती है इसका, ठीक है, कैसे डिप्लॉय किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, सारा प्रोसेस अभी हम एक डेमो में देखेंगे। ठीक है, जब आपको पूरा क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है, तब आप किसी पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं कि हाँ, हमारा लैंग्वेज जो हम चूज़ कर रहे हैं इसकी डिमांड कितनी है, या हमें कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, किन किन एरिया में हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक क्लाइंट है जैकी। ठीक है, जैकी चाहता है क्या, सॉफ्टवेयर बिल्ड करना। उसके पास एक कंपनी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, या कोई भी बैंकिंग सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग मार्ट, कोई सभी। तो जैकी की क्या है, वो आज की डेट में सभी जानते हैं मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कितनी पॉपुलर है। कोई भी बिजनेस है, हर कोई चाहता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ से मिलेगी, ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा कस्टमर होंगे, ज़्यादा लोग जानेंगे, ज़्यादा एडवर्टाइज होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में आज के डेट में सारे सॉफ्टवेयर, एक मिनट ना, अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ है ना, मेरे छोटे भाई का फादर इन लॉ का थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी, तो जिसकी वजह से कल मॉर्निंग वाला, सुबह मॉर्निंग की क्लास ऑफ किया था। अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो सोचा था मैं इसको पोस्टपोन करने के लिए नेक्स्ट, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी आज ले लेते हैं क्लास, है ना, डेमो क्लास। वही मैसेज आ रहा था कुछ लोगों का। ठीक है, देखो जे जैकी एक क्ला है, जैकी एक क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट जैकी क्लाइंट है, ये प्रोडक्ट बनवाना चाहता है, तो ये किससे कांटेक्ट करेगा, या सॉफ्टवेयर अपना अपना सॉफ्टवेयर अपने कंपनी को पॉपुलर करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, या ऑल ओवर इंडिया, या अपने स्टेट लेवल पे पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा जिसके जिसके माध्यम से क्या हो, वो प्रोडक्ट को सेल कर सके घर बैठे। ठीक है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और भी बहुत सारे आज के डेट में चल रहे हैं। ठीक, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप लोग जानते हैं, सॉफ्टवेयर से सभी घिरे हुए हैं। तो जैकी को क्या करना है, सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, बनवाना है, तो वो किसी कंपनी से क्या करता है, वो कांटेक्ट करता है। मान लीजिए ये कोई कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी, जैसे मान लीजिए आदिल आईटी। ठीक है, ये एक मान लीजिए कंपनी है जिससे जैकी ने कांटेक्ट किया। अब ये कंपनी जो इस्टेब्लिश किया है, इसके ऑनर हो सकते हैं, या तो सिंगल पर्सन होगा, ज़्यादा पैसे होंगे, या तो दो तीन लोगों ने इसको क्या किया होगा, दो तीन इसके ऑनर्स हो सकते हैं, जिन्होंने सभी ने पैसे इन्वेस्ट करके कंपनी इस्टेब्लिश किया, स्टार्टअप किया कि हम प्रोजेक्ट मार्केट से, क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन इन्हें प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट आइडिया नहीं है, या फिर अगर आइडिया भी है तो ये प्रोजेक्ट, मार्केट का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते दो तीन बंदे मिलके, क्योंकि हमें टीम चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया, इन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट ऑनर हायर किया। प्रोडक्ट ऑनर, पीओ। प्रोडक्ट ऑनर का काम क्या है, ये क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, मार्केट में
क्या क्लाइंट है उससे बात करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या करना है, कितनी प्राइस है, कितना कॉस्ट लगना चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन, वो सारी चीज़ें डिस्कस करता है किससे, कंपनी के पीओ से, प्रोडक्ट ऑनर से। ठीक है। प्रोडक्ट ऑनर प्रोडक्ट ऑनर के अंडर में होता है बीए, बिजनेस एनालिस्ट। बीए होता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या है कि ये क्लाइंट कौन से डोमेन में इसको एप्लीकेशन बनवाना है, किस डोमेन में। डोमेन मीन्स हेल्थ डोमेन का प्रोजेक्ट है, इंश्योरेंस डोमेन है, बैंकिंग डोमेन, या फिर फाइनेंस, किसी भी डोमेन को हो सकता है, या फिर शॉपिंग मार्ट का कोई भी एप्लीकेशन। तो ये इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट, ये कौन एनालाइज इसकी रिक्वायरमेंट जो है, इसकी रिक्वायरमेंट को बीए बिजनेस एनालिस्ट वो कंप्लीट उसका आइडिया लेता है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कैसा एप्लीकेशन चाहिए। तो वो इंटरेक्ट किससे करता है, क्लाइंट से। फर्स्ट डील किससे हुई, प्रोडक्ट ऑनर से। प्रोडक्ट ऑनर क्लाइंट को क्लाइंट को सेंड करेगा कि आप ये हमारे बीए हैं, इनको आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। तो बिजनेस एनालिस्ट ये क्या करेगा, इसकी पूरी रिक्वायरमेंट को सुनता है, और बिजनेस एनालिस्ट उसके रिक्वायरमेंट को एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है, डॉक्यूमेंट बनाता है उसकी रिक्वायरमेंट को। और एक होता है हमारे पास कंपनी में बीए एंड आर्किटेक्ट इंजीनियर, आर्किटेक्ट। ठीक है। आर्किटेक्ट क्या करता है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आर्किटेक्ट इंजीनियर डिज़ाइन करता है कि कितने आपके मॉड्यूल्स होंगे, किन किन मतलब ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। कंप्लीट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को एक टाइम लाइन दिया जाता है कि इस टाइम लाइन में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। मान लीजिए 2 ईयर्स का प्रोजेक्ट, 3 ईयर, 4 ईयर, प्रोजेक्ट की कितनी टाइम है, इस टाइम के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है प्रोजेक्ट को पार्ट्स में। 2 वीक्स का वन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वन स्प्रिंट। वन वन स्प्रिंट कितने वीक का होता है, 2 वीक का। तो एक स्प्रिंट दिया जाता है कि आपको 2 वीक्स में वन स्प्रिंट कंप्लीट करना है। ठीक है। इस तरह से धीरे 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 सारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। जब एक स्प्रिंट मतलब एक जो डॉक्यूमेंट्स रेडी किया गया है, मल्टीपल सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, इसमें से वन स्प्रिंट कलेक्ट किया जाता है, और उस पे वन स्प्रिंट पे वन स्प्रिंट कितना होता है यार, प्रोजेक्ट के कंपनी के अकॉर्डिंग रहता है, टीम के पे। कभी स्मॉल कंपनी है, स्मॉल प्रोजेक्ट है तो 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक्स। और बड़ी कंपनी है, प्रोजेक्ट बड़ा है, ठीक है, तो 4 वीक्स का वन स्प्रिंट होता है। 4 वीक मीन्स 4 वीक में वन स्प्रिंट कंप्लीट होता है। वन स्प्रिंट मतलब एक टास्क होता है जिसको कंप्लीट करते हैं पूरे के पूरे आपके टीम मेंबर्स कौन कौन होते हैं आपके एक स्प्रिंट में। बीए बिजनेस एनालिस्ट होता है, वो आपको गाइड करेगा कैसे करना है। मीन्स एक मीटिंग होती है, अरेंज होती है मॉर्निंग में, इसको जिसको बोलते हैं स्क्रम मीटिंग। ठीक है। स्क्रम मीटिंग में ये पूरी प्लानिंग होती है कि इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक। और आपका मैनेजर, टीम लीड, टीएल और डेवलपर कौन कौन से होते हैं उसमें। एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है, दूसरा फ्रंट एंड डेवलपर का क्या काम है, और बैक एंड डेवलपर, और डेटाबेस डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए होता है। तो ये सारे एक टीम मिलके पूरा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, फोकस करते हैं वन स्प्रिंट कंप्लीट करने का। ठीक है। फ्रंट फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, बैक डेवलपर एंड डीबीए
डेटाबेस डेवलपर भी हो सकते हैं, डीप बेस डेटाबेस डेटाबेस पे काम करने वाले डेवलपर्स, है ना, डेवलपर्स। ठीक है, इसमें मल्टीपल डेवलपर्स होंगे, सारे के सारे क्या करें, वन स्प्रिंट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, जब वन स्प्रिंट कंप्लीट होता है, ठीक, वन स्प्रिंट कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्प्रिंट उठाया जाता है, नेक्स्ट वीक। तो 1 वीक में आपका डेली एक स्टैंड अप कॉल होगा, डेली 1 वीक जो आपका चल रहा है, फर्स्ट वीक जब आपको स्प्रिंट दिया गया, टास्क है, क्या क्या असाइन किया जाएगा, रोल कैसे असाइन करते हैं, कैसे आपको कोड करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप कंपनी में ज्वाइन हुए तो आपको स्टोरी दी गई, आप स्टोरी को देख के कोड लिख रहे हैं, ठीक। तो फर्स्ट डे आप काम कंप्लीट करने के बाद इवनिंग में आपका स्टैंड अप कॉल होगा। स्टैंड अप कॉल में आपसे कंप्लीट कोई प्रॉब्लम है या कुछ कोई बॉक्स आ रहे हैं या कोई भी इशू है तो आप डिस्कस करते हैं। आप स्क्रम मीटिंग में आपको मैनेजर आपसे पूछता है कि आपने टास्क जो है यस्टरडे का, कल का जो टास्क था आपने कंप्लीट किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। हाफ एन आवर का रहता है आपका मीटिंग, स्क्रम मीटिंग, ठीक। जब धीरे धीरे 1 वीक कंप्लीट होता है तो आपका टास्क फाइनल 2 वीक जब वो कंप्लीट होगा, अगर आपने 2 वीक्स में कंप्लीट कर दिया टास्क, ठीक है, नहीं हुआ तो ये स्प्रिंट जो होगी नेक्स्ट स्प्रिंट में ऐड कर दी जाती है, ठीक है। चलिए, ये डेप्थ में सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे, जब चीज़ें वर्कशॉप लेंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे कैसे टूल्स की हेल्प से कैसे कैसे सारा काम होता है, ठीक है। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, क्या क्या काम करना होता है, ठीक है। आपका क्या इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपका क्या रोल्स रहेगा, आपको क्या काम असाइन किया जाएगा, आपको किन एरिया पे काम करना पड़ेगा, क्या क्या। बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे होते हैं, डेवलपर्स क्या जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, है ना, जो कभी आईटी इंडस्ट्री में गए नहीं, उनको उस इन्वायरमेंट के बारे में मालूम नहीं होता है कि वे कैसे काम करते हैं, क्या प्रोसेस है, और वो उस चीज़ की जावा सुन लेते हैं, जावा पढ़ना है, ठीक है, जावा पढ़ने लगते हैं। कोई फ्रंट एंड सीख गया, कोई एंगुलर सुन लिया तो एंगुलर पढ़ने, पहले प्रोसेस समझिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ स्प्रिंट में, ठीक, 2 वीक का स्प्रिंट हुआ, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्प्रिंट, इस तरह से कंटिन्यू स्प्रिंट पे स्प्रिंट आपका चलता रह जाएगा, लास्ट में फाइनल होता है। ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को बोलते हैं अजाइल मैथडोलॉजी, ठीक है। कौन सी मैथडोलॉजी होती है? अजाइल मैथडोलॉजी। इससे पहले जो प्रोसेस चलता था आईटी में, वो चलता था वाटरफॉल मैकेनिज्म। वाटरफॉल में क्या होता था, जब कोई प्रोजेक्ट मीन्स ये डॉक्यूमेंट जो रेडी किया जाता था उस टाइम पर क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लिया गया, क्लाइंट को टोटल बता दिया गया कि आपको 2 इयर्स लगेंगे, 2 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो 2 साल तक क्लाइंट वेट करता है अपने प्रोजेक्ट को देखने के लिए कि 2 साल के बाद ही वो पूछ सकता है कि मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ कंप्लीट काम, क्योंकि 2 साल का टाइम फिक्स है, 2 साल में लगेगा। इसके बीच में कोई अगर ये क्लाइंट अगर अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करना चाहे तो नहीं है पॉसिबल। इसकी जो अमाउंट होती थी वो फिक्स होती थी कि आपके इतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, तो अमाउंट टोटल फिक्स्ड, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी पहले। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता था इंडस्ट्री में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि अगर क्लाइंट 1 साल के बाद कोई नया मॉडिफिकेशन करना चाहे तो पॉसिबल नहीं था वाटरफॉल मैकेनिज्म। बाद में क्या किया गया कि एक अजाइल मेथोडोलॉजी बनाएगी। अजाइल में क्या हुआ कि कंप्लीट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट उन्होंने सुना, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया, ठीक है, क्लाइंट से डील हुआ, ठीक है, आपको एवरी वीक मतलब एवरी मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपका एक हिस्सा, जितनी आपको बिजनेस में जितना आपको ज़रूरत है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल तक था आप कुछ कर ही नहीं सकते, 3 साल तक आपका क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट ही बन रहा है, 3 साल तक आप बिजनेस में उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, 3 साल तक का वेट करना पड़ेगा। कोई बड़ी कंपनी है, 4-4 5-5 साल चलते हैं तो 5 साल तक को वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रोसेस उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ठीक है।
क्लाइंट को पता नहीं होता था, क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हो जाता था अपने काम को लेकर। तो इसलिए क्या किया गया कि वाटरफॉल मैकेनिज्म को हटा के इस स्क्रम कॉल मीन्स अजाइल मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। अजाइल मेथोडोलॉजी ने क्या किया कि उस सारे टास्क को, जो इम्पोर्टेंट टास्क है, जो क्लाइंट को तुरंत ज़रूरत है 1 मंथ में, तो 1 मंथ में वो क्या करेगा, कंप्लीट किया जाएगा स्प्रिंट और डिलीवर कर दिया जाएगा टेस्टिंग करने के बाद। टेस्ट किया गया, कोड कंप्लीट, बढ़िया चल रहा, ठीक है। एक पार्ट किसको दिया गया, क्लाइंट को, कि ये आप इससे आप अभी जो रिक्वायरमेंट है आप अपना देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट है या नहीं। अगर वो बोलता है कि कोई चेंजेस करना है तो आप तुरंत चेंजेस करके दे सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्प्रिंट प्लानिंग स्टार्ट। सब कुछ उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग ओके है तो ठीक, नेक्स्ट स्प्रिंट सेम फिर से कंप्लीट होगा, फिर यहाँ से कंप्लीट करने के बाद डेवलपर इसको बना के देंगे, फिर नया स्प्रिंट इसमें ऐड कर दिया जाएगा प्रीवियस जो आपका काम कंप्लीट किया गया। इस तरह से वाटरफॉल मैकेनिज्म काम करता है। अब इस मैकेनिज्म वाटरफॉल अजाइल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, स्प्रिंट बेस्ड होता है, स्प्रिंट पे काम करते जाता है धीरे धीरे कंप्लीट। अब 2 साल के बाद क्लाइंट को लगता है कि नहीं मुझे चेंजेस करना है, तो उनके पास हर एक वर्जन का रिलीज होता है, मतलब हर एक टास्क इन्होंने रिलीज किया है, एक एक टास्क का, जिसमें उसको लगता है इसमें प्रॉब्लम है, तो वो मेंटेन करना भी काफ़ी क्या होता है, इजी होता है। उसको चेंज करके फिर से मर्ज कर दिया जाएगा कोड में। और कोई नया फंक्शनैलिटी चाहिए तो वो नई फंक्शनैलिटी भी ऐड करना पॉसिबल होता है। इसमें एक यूएटी टीम होती है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट जो होता है, यूएटी टीम होती है क्लाइंट की। क्लाइंट आपका कहीं का भी हो सकता है, यूएस का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, ठीक है। जनरली यूएस बेस्ड कंपनी होती हैं, तो हम लोग क्या है यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम करते हैं, सारे अधिकतर क्लाइंट्स आपको यूएस की मिलते हैं, है ना। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस आपका चल रहा होता है कंप्लीट। इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, काम के अकॉर्डिंग 1 ईयर का है तो 1 ईयर में लगेगा, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर, कितना भी लग जाएगा। इनका क्लाइंट का काम चलता रहता है और एप्लीकेशन अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। इनको जो भी चाहिए मॉडिफिकेशन, जो नया अपडेट करना है, काम भी हो रहा और अपडेशन भी पॉसिबल है। कौन सी मैकेनिज्म ये, कौन सी मैकेनिज्म, कौन सा मेथोडोलॉजी? सर अजाइल। अजाइल मेथोडोलॉजी। अजाइल मेथोडोलॉजी पे इस समय ऑल इंडस्ट्री अजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करती है। वाटरफॉल मैकेनिज्म क्या हो गया है, डेप्रिकेटेड कर दिया गया, अब कोई भी कंपनी यूज नहीं करती है उस प्रोसेस को, ठीक है। अब देखिए, अभी कोई न्यू ज्वाइन हुआ क्या? नहीं। बाकी लोग कहाँ यार, छुट्टी पे चले गए क्या? आज सब कॉल किए थे पूछने के लिए क्लास। फिर प्रॉब्लम क्या होती है यार मेरी क्लास का ना, मेरी क्लास ऐसी है कि बहुत से लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि अभी तो 1-2 क्लास अभी तो स्टार्ट हो रही है, बेसिक चल रहा होगा, बेसिक के चक्कर में वो 1-2 क्लास मिस कर देंगे, 2-3 क्लास मिस कर देंगे कि अभी तो कोर जावा में वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स ये पढ़ा रहे होंगे। वो तो हमसे आता है, चीज़ें वेरिएबल्स, डेटा टाइप जानना जरूरी नहीं है यार, ठीक है। इंडस्ट्री में आप जाने वाले हैं, यहाँ से आप कोई बच्चे नहीं हैं या कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं, नहीं कि आपको एग्ज़ाम देना है कि कभी भी कवर कर लें। इंडस्ट्री में जाने वाले को इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, कैसे इंडस्ट्री काम करती है। आप यहाँ से 6 महीने के बाद इंडस्ट्री में जाएंगे, आपको दिया जाएगा प्रोग्रामिंग, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इंडस्ट्री के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में नहीं मालूम होगा तो आप हमेशा प्रॉब्लम में फंसेंगे। आप अगर गैप एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हैं तो आपको हमेशा जज किया जाएगा कि ये फेक कैंडिडेट है, क्योंकि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। प्रोग्राम कोड लिखना आना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन कंपनी में कैसे काम किया जाता है वो इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। जब तक हम उस कंपनी में जाएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। कंपनी के इन्वायरमेंट समझने में 1 साल लग जाता है लोगों को, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं।
कौन कौन से टूल्स पे काम कर रहे हैं। बहुत से टूल्स ऐसे होते हैं लोगों को नाम ही नहीं मालूम होता है, काम कैसे करोगे? हाँ बोलो, जीरा क्या होता है, जेनकिंस क्या है, कैसे कोड रिव्यू निकाला जाता है, कैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है कम एप्लीकेशन की। तो मेरे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है जावा की, ये कोई स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल की ट्रेनिंग नहीं है, ये डायरेक्ट इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग होती है। मैं स्टार्टिंग से ही इंडस्ट्रियल अप्रोच बताता हूँ, मेरी पूरी क्लास इंडस्ट्री लगती है। ना ही कोई यूट्यूब वाला काम है कि यूट्यूब से देख के पढ़, बिल्कुल जा सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ना है कैसे भी करना है, कोई अदर ट्यूटर हायर करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं रियल टाइम बताता हूँ सिनारियो कि आप यहाँ से जाने के बाद आपको फुल क्लैरिटी रहेगी, आप अपने आप को कभी भी फील नहीं करोगे कि हम क्या है फेक एक्सपीरियंस पे आए हैं। और ये 100% है कि आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो 80% जो कैंडिडेट हायर किए जाते हैं वो फेक कैंडिडेट होते हैं। फेक कैंडिडेट 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस फेक कैंडिडेट होती है, 2 साल 3 साल का सब फेक एक्सपीरियंस बना के जा रहे हैं। सबको मालूम है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसको भी मालूम है कि वो फेक कैंडिडेट है। कितने कितने ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे कि ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो खुद फेक हैं और वो इंटरव्यू भी ले रहे हैं, फेक उसमें गए हैं कंपनी में। ठीक है, तो फेक से कोई भी टेंशन नहीं है, आप बढ़िया, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, चीज़ों को समझना, एनालाइज करना, कोड लिखना, बहुत प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। लोगों ने उसे क्या है टफ बनाया है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग को समझते हैं, कोड को समझते हैं। कोड नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। हम हमेशा कोड पे फोकस करते हैं। मेरे स्टूडेंट कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि अरे सर आप हमेशा डायग्राम ही बताते रहते हैं, थ्योरी ही बताते हैं, कौन स्टोरी ही बताते हैं। प्रोग्रामिंग काफ़ी इजी है, प्रोग्रामिंग का बिल्कुल नहीं। जब तक आपका एनालाइजेशन स्ट्रांग नहीं होगा, आप किसी चीज़ों को देख के आप एनालाइज नहीं करोगे कि इसको रियल टाइम में यूज़ कैसे करना है, तो कोड कैसे लिखेंगे? ठीक है, समझो। तो पढ़ने का एक कोड प्रोग्रामिंग में लोगों को देखो इंटरेस्ट क्यों नहीं आता। बहुत से लोग जावा छोड़ के भाग जाते हैं। रीज़न क्यों छोड़ देते हैं जावा? इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसको सब्जेक्ट की तरह से पढ़ते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको कवर करना है। नहीं, सब्जेक्ट नहीं, एक इंटरेस्ट लाओ कि ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पार्ट है, ये एक स्किल है। स्किल कैसे सीखी जाती है यार? पढ़ के नहीं, समझना पड़ता है कामों को। कैसे समझ के काम कीजिए। एनालाइजेशन, कंपनी में जब भी जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे, नए नए लॉजिक्स आएंगे, आपको नए नए लॉजिक अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे आप करेंगे। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपकी लॉजिक आप कभी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मेरे स्टूडेंट जो भी हैं, प्रीवियस स्टूडेंट हैं, मैं कभी भी उनको रट्टा मारने का सजेशन नहीं देता हूँ कि आप कोड को रट लो, या प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दो, दूसरा देख लो, या इंटरव्यू की सिर्फ तैयारी कर लो, जॉब ले लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, टोटल ट्रेनिंग, स्क्रैच लेवल से जावा से लेके आपका पूरा कंप्लीट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट, टूल्स, पूरा कंप्लीट 4 ईयर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस तक का सारा मैं ट्रेन करता हूँ। ठीक है, कैसे डिप्लॉय किया जाता है, A to Z प्रोसेस। तो कभी भी रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो, एनालाइज चीज़ों को समझो क्या है यहाँ से फिर सीन। नेक्स्ट, फ्रंट एंड डेवलपर। अब देखो, BA बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट ऑनर और आर्किटेक्ट इंजीनियर, ये सभी ने क्या किया, प्रोडक्ट डिज़ाइन किया और असाइन किया। तो जो फर्स्ट स्प्रिंट में ऐसा क्या होता है कि सभी के सभी मिलके काम करते हैं टीम में, टीम वर्क। फर्स्ट स्प्रिंट लाइक मान लो एक 2 वीक्स का आपको प्लान दिया गया। फर्स्ट प्लान क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट चाहता है, मान लीजिए वो एक काम चाहता है कि मैं
जब ये प्रोजेक्ट जब डिप्लॉय किया जाए सर्वर पे, तो उससे एक लॉगिन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन चाहिए सिक्योरिटी के लिए। तो वो मान लीजिए एक लॉगिन स्क्रीन बोलता है कि मुझे एक लॉगिन स्क्रीन दो और एक रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, 2 स्क्रीन चाहिए। कौन सा स्क्रीन? एक लॉगिन करा सके बंदा और रजिस्टर्ड, कोई भी यूज़र उसके एप्लीकेशन में उसको यूआरएल सर्च करे तो फर्स्ट पेज उसके पास क्या आना चाहिए? रजिस्ट्रेशन मीन्स एक स्क्रीन बनाई, इसमें रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा, लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद जब वो एंटर करेगा डैशबोर्ड पे, तो उसको एक डैशबोर्ड चाहिए, जिसमें वो डैशबोर्ड में क्या प्रेजेंट कर सकता है? डैशबोर्ड में वो अपना जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी उसका काम है, जिसका क्या काम वो करता है, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमेजॉन का एप्लीकेशन है या फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो लॉगिन करते ही वो क्या करेगा? आपके सारे प्रोडक्ट्स को दे दो, आप प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा दो, ऐसा। वैसे तो ये काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है, लेकिन मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि ये 2 स्टोरी है जो जनरेट करना है। तो इसमें सिंपल अभी कोई भी चीज़ें प्रोडक्ट लोड नहीं होगी, सिंपल क्या होगा? वेलकम स्क्रीन, ठीक है, वेलकम स्क्रीन आपको लोड कराना है। तो ये क्या है? फर्स्ट स्प्रिंट मतलब 2 वीक में आपको कंप्लीट करके देना है। ठीक है, कौन सा कौन कौन सा मॉड्यूल हो गया? रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मॉड्यूल, लॉगिन। 2 पेज उसको बनाना है। थर्ड, डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड। अब यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जब ये बंदा रजिस्टर्ड करे अपना यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, तो उसके बाद वो जो रजिस्टर्ड किया जा रहा है वो बंदा, ये बताइए, जब लॉगिन करना होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये बंदा जो लॉगिन कर रहा है वाकई में ये रजिस्टर्ड है या नहीं। बिना चेक किए पर लॉगिन कर देंगे? नहीं ना। तो फर्स्ट हमें चेक करना होगा कि आप वाकई में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। तो वो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है, वो जो डेटा स्टोर कराना है, किस में स्टोर होगा? डेटा किस में स्टोर किया जाएगा? एक अलग से एरिया, हाँ, एक डेटा बेस क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूज़र के सारे रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे कि हमारे कितने यूजर्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो यहाँ पास यूज़र 1 का रिकॉर्ड, 2 का रिकॉर्ड, 3 का रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड होंगे। अब लॉगिन टाइम पे, लॉगिन के लिए बंदा जब यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड एंटर करता है, साइन किया जाएगा, तो फर्स्ट चेक किया जाएगा डेटाबेस में वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर है तो आप क्या करो? लॉगिन करके सीधा इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दो। तो एक ये मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, ये क्या दिया? ये स्टोरी बनाई गई। अब बताइए, ये स्टोरी क्या एक डेवलपर 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेगा टेस्टिंग करने के बाद? नहीं। 2 वीक्स में एक स्क्रीन बनाना है, जो स्क्रीन बनाएगा ये डैशबोर्ड स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, जो चीज़ें जो यूज़र इससे इंटरेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं यूआई, यूज़र इंटरफेस, यूज़र यूज़र इंटरफेस, यूआई, इससे कौन इंटरेक्ट करेगा? आपका जिसका प्रोजेक्ट है, ये क्लाइंट इंटरेक्ट करता है आपके यूआई से। तो जो भी यूज़र है, इसको डेवलप करने के लिए, इस स्क्रीन को बिल्ड करने के लिए, यूआई स्क्रीन को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कंपनी में कौन कौन इसको डेवलप करेगा स्क्रीन्स को? फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, कौन? फ्रंट एंड डेवलपर का काम है कि आपको स्क्रीन्स बनाने हैं। ठीक है, इसने तो स्क्रीन बना दिया, लेकिन ये स्क्रीन जो जो दिख रही है, ये फ्रंट में है, बट ये यहाँ से जो डेटा यूज़र एंटर करता है, यूज़र का नेम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, वो डेटा एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर्ड कैसे किया जाएगा? कैसे स्टोर?
हाँ, तो डेटा कैसे स्टोर होगा? डीबी में डायरेक्ट डेटा आप ब्राउजर से स्टोर नहीं करा सकते हैं। डायरेक्ट डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड ब्राउजर से नहीं होता है। तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे स्टोर करेंगे? हम्म? आपने कभी सुना होगा, आपने कभी देखा ही होगा, एनालाइज किया होगा रियल टाइम में कि आप फोन पे यूज कर रहे हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं फोन पे या गूगल पे, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है या कभी सफिशिएंट बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में, कुछ भी इशू होती है, या कभी सर्वर रेस्पॉन्ड नहीं करता, सर्वर इशू। तो आपको कौन बताता है कि आपका सर्वर काम नहीं कर रहा, सर्वर फेल्ड है, या आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, हाँ? या आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं? कैसे पता चल जाता है? एक बटन क्लिक करने पर चेक बैलेंस तुरंत बैलेंस बता देता है डेटाबेस से निकाल के। आपने बैलेंस, आपका बैलेंस 5000 है, ठीक है, करंट में आपने 5000 ऐड करना है, तो आपने 5000 डिपॉजिट किया तो 10000 हो गया। कैसे ये लॉजिक आपका ऐड हो गया डेटाबेस में? तो ये सारी लॉजिक्स जो होती है ये डेटाबेस में नहीं लिखा। डेटाबेस का काम है ओनली रिकॉर्ड को स्टोर करना। सिर्फ ये एक स्टोरेज एरिया है जो कि आपके रिकॉर्ड को स्टोर करता है। फ्रंट एंड साइड मीन्स यूजर इंटरफेस, ये सिर्फ एक क्या है, यूजर से एक इंटरेक्ट करने के लिए एक मीडिया है, माध्यम। तो बीच में जो बचा क्या है, लॉजिक, जो वो वेरीफाई करता है कि जो यूजर ने डेटा जो लॉगिन करता है ये वैलिड पर्सन है, तो इसको किस पेज पर ले जाना है या किस से डेटाबेस से कैसे फेच कराना है। तो इन दोनों के बीच में एक आता है सर्वर। डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच में क्या आता है, सर्वर। ये है आपका ये सर्वर। सर्वर सर्वर क्या काम क्या है, सर्वर क्या काम करता है? जो भी आप यहाँ से डेटा भेजेंगे, फर्स्ट मान लीजिए आपने ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर किया ब्राउज़र पे, ये जाएगा कहाँ, सर्वर में। अब सर्वर इंटरेक्ट करता है आपके किससे, डेटाबेस से। अब वो डेटाबेस में यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर करेगा, ठीक। ये आपका डीबी। ये डीबी है, सर्वर, डेटाबेस एंड सर्वर, डेटाबेस, डेटाबेस एंड सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर वो लॉजिक एग्जीक्यूट करता है जो डेटाबेस से चाहिए। मान लीजिए यूज़र कौन है, राम। राम ने लॉगिन किया, राम को क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट उसकी, ये इसकी प्रोफाइल है। तो इसकी प्रोफाइल में क्या क्या डेटा स्टोर्ड किया गया है, इसने कितने प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड किए हैं, जैसे कि अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, तो उसका क्या है, एक प्रोफाइल है ना। तो उसने कितने कार्ट में आइटम ऐड किए हैं, 2 आइटम्स, 3 आइटम्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके जो यूज़र है राम, राम के एक स्टोरेज एरिया दिया जाएगा। उस स्टोरेज एरिया में स्टोर्ड होगा उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन कि राम ने 3 आइटम कार्ट में ऐड किया है ना। जैकी ने 4 आइटम उसने ऐड किया है, तो जैकी क्या है, एक यूजर है जिसका एक क्या ऑब्जेक्ट होगा। जैकी एक ऑब्जेक्ट है जिसका रिकॉर्ड क्या किया गया है यहाँ पास स्टोर किया। इसने 4 आइटम परचेज किए हैं, ठीक है। 4 आइटम परचेज किया है, तो इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले किया जाएगा कि हाँ इतने इतने आइटम किए हैं। अब क्या करो, यहाँ से जाओ, मटेरियल उठाओ और डिलीवर कर दो। ये डिलीवरी के लिए चला जाएगा उस क्लाइंट के पास, जिसने ऑर्डर किया था उस यूज़र के पास।
उसका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जा रही हैं, ये फ्रंट यूज़र यूज़र जिससे इंटरेक्ट करता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड साइड। जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस आपको कितने प्रकार के होते हैं, मल्टीपल टाइप के होते हैं, ये बताते हैं, ठीक है। बीच में जो इंटरेक्ट करता है सर्वर, जिसको बोलते हैं बैक एंड। ये क्या है आपका बैक एंड, सॉरी, ये फ्रंट एंड, ये बैक एंड, ये डेटाबेस। बैक एंड डेवलपर का काम क्या है, सर्वर की लॉजिक लिखना, सर्वर की लॉजिक। तो सर्वर, इसमें जो भी रिक्वेस्ट आएगी यूज़र की, राम डेटा को फेच करता है और उसको वेरीफाई करना, कैलकुलेट करना, उसके लॉजिक को पैसे ऐड करना है, इसमें क्या करना है, माइनस करना है, बैलेंस चेक करना है, या फिर अदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सारा का सारा चीज़ें लॉजिक कहाँ लिखी जाती है, यहाँ। ये पूरी कंप्लीट लॉजिक है, ये लॉजिक लिखी गई है। राम अगर लॉगिन करता है तो राम को सेम ऑपरेशन, यही सेम ऑपरेशन राम को जो दिया जाएगा बैलेंस चेक करने के लिए, तो राम के डेटाबेस में जाएगा, फाइंड करेगा कि राम नाम का कोई डेटाबेस में यूज़र है या नहीं। अगर होगा तो उसके रिकॉर्ड को निकाल के दिया जाएगा, ठीक। नहीं तो राम के बजाय अगर दूसरा लॉगिन करता है, कौन, जैकी लॉगिन करता है, तो जैकी के लिए क्या करना है, बैलेंस चेक करो। तो ऑपरेशन क्या है, एक बार लिखा गया है, यही ऑपरेशन बैलेंस चेक करने के लिए, सेम ऑपरेशन। ये ऑपरेशन चाहे ऑब्जेक्ट कोई भी हो, 100,000 ऑब्जेक्ट होंगे तो लॉजिक आपने वन टाइम आपने लिख दिया, और ऑब्जेक्ट आएगा इस ऑपरेशन को क्या करता है, एग्जीक्यूट कराएगा, और ये इसी ऑपरेशन से जाके फाइंड करेगा ये तो राम है, ये जैकी है, तो जैकी का रिकॉर्ड इससे ला के देगा। तो बीच में क्या है आपकी बैकएंड लॉजिक पूरी लिखी गई है। मीन्स बैकएंड डेवलपर क्या करते हैं, इस सर्वर पे एक सर्वर की कोडिंग लिखते हैं, इसको मैनेज करना। फ्रंट एंड में क्या होता है, सिंपल फ्रंट एंड डेवलपर स्क्रीन्स को डिज़ाइन करना। यहाँ से क्या डेटा इनपुट किया जा रहा है, वो इनपुट कलेक्ट करता है फ्रंट एंड डेवलपर और पास कर देता है बैक एंड डेवलपर को। बैक एंड डेवलपर लॉजिक किस कि मान लीजिए कौन से यूज़र आ रहा है, किसी भी यूज़र कुछ भी है, उसको मैच किया जाएगा, क्या है लॉजिक आ रहा है, क्या उनसे यूज़र का डेटा आ रहा है, वो उस लॉजिक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। डेटा ऐड करने मीन्स पैसे ऐड करने के लिए आ रहा है तो ये वाला ऐड चलेगा, माइनस करने के लिए तो इसका चलेगा, बैलेंस चेक करने के लिए इसका, मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए तो इसका। तो ये सारी चीज़ें लॉजिक आपको वन टाइम लिख दिया गया है, तो यहाँ से डेटाबेस से निकाला जाएगा, चेक करेगा। तो ये तीनों चीज़ क्लियर हुआ यार। बैक एंड डेवलपर का काम क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर और डेटाबेस इंजीनियर जो होते हैं वो ये डीबीए डिज़ाइन करते हैं कि कैसे ये जो ऑब्जेक्ट आएगा इनको कैसे स्टोर करना है, कॉलम्स कैसे प्रिपेयर करना है, कौन ऑब्जेक्ट किससे कितने टेबल्स इसके मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये यूज़र का नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस कैसे अरेंज करना है, स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद इसने ये यूज़र किसी मल्टीपल आइटम्स ऐड करता है, वो ठीक है, वो आइटम्स को स्टोर कराना। एक आइटम जो होता है उसका बिलिंग जनरेट करना, बिल जनरेट के लिए आइटम वाइज, तो वो बिल जनरेट होगा, उसका कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन। तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपका, तो ये सारी डेटा क्या होती है यहाँ स्टोर आपकी किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब ये फाइनल टेस्ट होने के बाद कंप्लीट हो गया ये आपका स्क्रीन, मीन्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट, लॉगिन कंप्लीट, वेलकम डैशबोर्ड कंप्लीट, तो ये पूरा एक स्प्रिंट आपका कंप्लीट होने के बाद डिप्लॉय किया जाता है किस पर, सर्वर पे। क्योंकि जब ये कंप्लीट होगा तो आप यूज़र को भेजेंगे ना, जिसका क्लाइंट है, जिसने पैसे पे किया है, क्यों यार, जिसने पैसे पे किया है उसको तो भेजेंगे, वो तो देखेगा कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं। क्योंकि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप पैसे देगा आपको, बिल्कुल नहीं। तो ये प्रोसेस
जो चीज़ें चलती हैं स्क्रीन, ये जो टास्क असाइन किया जाता है, अब ये एक डेवलपर का काम नहीं है। किसका कितने एक मान लीजिए इस स्टोरी जो स्टोरी दिया गया इसमें स्प्रिंट है, इसमें 6 डेवलपर हैं या 8 डेवलपर्स हैं, तो सबका अलग अलग काम होगा। 2 डेवलपर्स 3 डेवलपर्स मान लीजिए फ्रंट एंड साइड में है, 2-3 डेवलपर्स बैक एंड, और 2-3 डेवलपर्स डीबीए साइड। और इन सब में एक क्या होगा, एक टीएल होगा, टीम लीड। टीम लीड क्या करता है, मेजर टास्क को हैंडल करता है, स्मॉल स्मॉल टास्क दिया जाएगा, और इन सब चीज़ों पे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है इन ये सारी चीज़। और एक मैनेजर होता है इस प्रोजेक्ट में, वो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, इस प्रोजेक्ट को पूरा मैनेज करता है। अब देखिए इसके बाद कंपनी में आप जैसे मान लीजिए कंपनी का काम तो चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आप जब ज्वाइनिंग लेंगे तब कंपनी प्रोजेक्ट लेगी तभी आपको ज्वाइनिंग देगी। कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहा है, आप बीच में चले जाते हैं, कंपनी का काम आधा कंप्लीट हो गया फिर असाइन होता है, या तो कंपनी का आधा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ, 2-3 डेवलपर छोड़ के चले गए, क्या यार ऐसा होता है कि नहीं, स्विच मार दिए कोई दूसरे कंपनी में, बीच बीच में काम छोड़ दे। आप प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना जरूरी है। तो कैसे ये सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है कंपनी में, कोई बीच में आ रहा है कोई जा रहा है, कैसे मैनेज किया जाएगा। अब क्या जो जिसने कोड लिखा था वो क्या अपना कोड अपने अपने साथ ले जाएगा, या फिर जिसने कोड लिखा है कि आप उसका कोड समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तब जाके फिर से कोड लिखेंगे इसका। सारे डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट पे कैसे बैठ के एक साथ काम करते हैं। आपके सिस्टम में आपका कोड है, दूसरे के सिस्टम में उसका कोड है, वो सारे कोड कैसे कंपनी अरेंज करती है एक जगह पे और क्लाइंट को कैसे डिलीवर करती है। बताओ। सर डेटाबेस से। अच्छा, डेटाबेस से क्या करेगी? सर जो भी उसमें होगा उसको सर्च करके ऐसा कुछ। डेटाबेस में तो एक स्टोरेज एरिया है यार, सिंपल। डेटाबेस क्या है, सिर्फ डेटा को स्टोर करना है, लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है उसमें प्रोजेक्ट नहीं होता, उसमें कोड नहीं होता, कोडिंग जो होती है, जैसे कि आपने जो कोड लिखा है, कोड काफी कॉम्प्लेक्स कोड है और बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, वो आप कभी किसी को शेयर नहीं करना, आप करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपने उसका पैसा पे किया है। वो जो अगर लॉजिक आप अपने आपके दूसरा जो कंपनी है, अगर आपकी लॉजिक मिल जाएगी तो वो आप कोड लिखने की जरूरत ही नहीं हो, तो कॉपी पेस्ट मार देगी, डेवलपर को पैसा बच जाएगा। है, क्योंकि तो इसलिए कभी भी कोई कोड अपना शेयर नहीं करता किसी भी क्लाइंट। अगर आप जैकी एक क्लाइंट है और आपकी कंपनी है, जैकी को आपने उसकी क्लाइंट ले लिया, उससे पैसे ले लिए, लेकिन जैकी ने क्या, जैकी भी स्मार्ट बोला कि नहीं अभी हाफ पेमेंट करूंगा, हाफ पेमेंट और काम करने कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, या कुछ अमाउंट दिया आपको, नहीं आपने काम किया, स्टार्टिंग में अच्छा किया, लास्ट में क्या हुआ, बाद में जब कॉम्प्लेक्स चीजें चलने लगी, ठीक है, या फिर आपके डेवलपर छोड़ के चले गए, आपका लॉस चल रहा है, तो आप उससे क्लाइंट से क्या लेना देना, आपकी कंपनी डूबे या नहीं, उसको तो काम कंप्लीट चाहिए ना, उसको तो काम से मतलब है। अब बताइए, अब ये जैकी क्या करेगा, वो आपका कंपनी में जो आपने काम करवाया है उसको उससे छोड़ के आप चल दूसरा कंपनी जाएगा, या तो वेट करेगा आपका कि नहीं मुझे काम करके दो, हाँ दूसरी कंपनी में जाएगा। तो आप उसको कोड दे दोगे पूरा, जितेंद्र तुम्हारी कंपनी उसको पूरा कोड दे दोगे कि ले ले मैंने, तो जैकी कैसे जाएगा दूसरी कंपनी में? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। लेकिन क्लाइंट प्रेशर करेगा, डेली प्रेशर करेगा, वो क्लाइंट फंस चुका है। बट क्या होगा, अब दूसरा प्रोजेक्ट आपको नहीं देगा जैकी, वो तो प्रोजेक्ट उसका फंसा हुआ है, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट आपको नहीं देगा। उससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस खराब होगा, मार्केट में कोई भी आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा, बोले कि यहाँ के डेवलपर सही नहीं है, यहाँ काम सही नहीं होता है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो फिर उस टाइम पर जितेंद्र जिसकी कंपनी है
वो अब सोचेगा कि यार मेरे पास तो डेवलपर नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। वो तुरंत थर्ड पार्टी जो कंपनी होती हैं, थर्ड पार्टी कंपनी सुने हैं यार। यस सर। हाँ, थर्ड पार्टी कंपनी जो होती है जिसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी। अब ये आउटसोर्सिंग कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, बोलेगा कि मुझे 2 या 3 डेवलपर्स इमीडिएट चाहिए। अब ये 2-3 डेवलपर्स तुरंत देगा। अब ये तुरंत देने के बाद इसका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, 1 दिन 2 दिन में, एक ही दिन में तुरंत शेड्यूल किया जाएगा। अगर आप काम कर लेते हैं तो दूसरे दिन ही आपको काम टास्क असाइन कर दिया जाएगा, आप काम करना स्टार्ट। क्यों? क्योंकि इनको ना इंटरव्यू लेना है, मतलब ना हायरिंग देना है, इनको कुछ इनसे कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ डेवलपर चाहिए। कब तक के लिए चाहिए? जब तक उनका प्रोजेक्ट, जब तक काम है। तो 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ जब भी चाहिए। मान लीजिए ने 6 मंथ के लिए लिया या 4 मंथ के लिए, इन लोगों ने अपना काम करवाया। इसके बाद अब कंपनी ने खुद जो डेवलपर छोड़ के चले गए थे, इन्होंने नया हायरिंग निकाला, नया बेस्ट डेवलपर आ गए। फिर क्या करेंगे? फिर आउटसोर्सिंग कंपनी वालों को बोलेंगे भैया मेरा काम कंप्लीट हो गया, आप अपने डेवलपर को आप अपने पास रख लो। तो यहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर इनके डेवलपर्स आ गए। तो जितेंद्र का काम रुकेगा क्या यार मार्केट में? डेवलपर नहीं सर। आए या जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तुरंत कितनी आउटसोर्सिंग कंपनी है, कितना मार्केट में, बहुत कंपनी है। बहुत सारे हैं सर। हाँ। किसी से भी बोलेगा कि मुझे 4 डेवलपर चाहिए, कितना पैसा लोगे? इतना पैसा, ठीक है ये लो। हम्म। तो इसलिए कभी लड़के क्या करते हैं, जिनको नहीं मालूम होता है फंडा कि आउटसोर्सिंग कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या थर्ड पार्टी कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो सोचते हैं कि अभी तो ज्वाइन कर लेते हैं, अभी पैसे अभी की नीड बहुत ज़्यादा है, अभी बेरोजगारी चल रही है, पैसे नहीं है, कैसे भी करके कम से कम कुछ भी जॉब मिल जाए। थर्ड पार्टी कंपनी जो होती है वो इतना लाइट आपका इंटरव्यू लेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और बड़ा आसान है, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। जब जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे, आपको ऑफर लेटर सारा दे देगा। प्रॉब्लम कब फेस करना पड़ेगा? जब आपको क्लाइंट मिलेगा। क्लाइंट के जब आप प्रोजेक्ट देखेंगे तब आपको पसीना छूटने स्टार्ट कि कहाँ फंस गया मैं, है? फिर उससे काम करेंगे। काम अगर मान लीजिए आप बेस्ट डेवलपर है, बढ़िया है, आप काम करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद, 3-4 महीने के बाद उनका प्रोजेक्ट का काम खत्म, वो आपको निकाल देंगे, बाय बाय टाटा कर देंगे, आप जा सकते हैं। फिर थर्ड पार्टी जो होगी वो क्या करेगा? वो दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढेगा मार्केट में। दूसरा प्रोजेक्ट किसके पास है? उस कंपनी के पास। फिर वो ट्राई करेगा, अगर होगा तो भेजेगा, नहीं तो फिर वो भी आपको टाटा बाय बाय कर देगा। रीजन क्या है कि जो थर्ड पार्टी डेवलपर होते हैं उनको कम रेट में हायर किया जाता है। जैसे कि आपका वैल्यू है मार्केट के हिसाब से 15 LPA का, तो थर्ड पार्टी आपको 6 LPA 7 LPA या 8 LPA पे हायर कर लेगी। 7 LPA पे मान लीजिए हायर कर लिया, ठीक है। अब वो कंपनी को जो सेल करते हैं, कंपनी को सेल किस किस रेट पे करेंगे? जितेंद्र की कंपनी को 12 LPA से डिमांड करेंगे। क्यों जितेंद्र, आपको क्या चाहिए? मैं 12 LPA दूंगा। तो अब जितेंद्र को बताइए इमरजेंसी है कि नहीं? यस इमरजेंसी है सर। ना। बिल्कुल बोलेगा कि मैं 12 LPA तुरंत दे रहा हूँ, आप मुझे डेवलपर दो। तो जितेंद्र पे कर रहा है 12 LPA, थर्ड पार्टी पे कर रही है 7 LPA। और कैंडिडेट जो जो ज्वाइनिंग किया है थर्ड पार्टी कंपनी से, तो उसको कितना, वो कितना हैप्पी है, बोलेगी यार मेरे को 7 LPA मिल रहा है। क्या इसकी लाइफ सिक्योर है? नहीं। सिक्योर किसकी लाइफ है? थर्ड पार्टी कंपनी की। हाँ, लाइफ किसकी सिक्योर है? अरे उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, उसको सिर्फ इंटरव्यू लेना है। हाँ, यस सर। 3 LPA 3 लाख 4 लाख एक महीने में उसको कमा रहे हैं, एक डेवलपर सेल करके। तो बताइए आप लोग थर्ड पार्टी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते हैं? फिर क्यों पढ़ना है? सही है ना। मार्केट में बहुत पैसा है, तो लड़के क्या गलती करते हैं, थर्ड पार्टी कंपनी को चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आप लोग कभी भी थर्ड पार्टी की कंपनी के चक्कर मत पड़ना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही रिकमेंड करता हूँ कि थर्ड पार्टी कंपनी के चक्कर में भूल के भी नहीं पड़ना, ठीक है। कोई रेकमेंड भी करेगा कि कंपनी में पहले वेरीफाई कर लेना, आउटसोर्सिंग कंपनी तो नहीं, ठीक है। तो कभी मत जाना। बहुत ज़रूरी है। अब आपके खाने की भी दिक्कत परेशानी है, कर्जे हैं, तो आप ज्वाइन कर लो।
कुछ दिन, कम से कम 2-4 महीने। अगर लाइफ सिक्योर करना है तो थर्ड पार्टी में मत जाना, ठीक है। पैसे कुछ दिन के लिए आपको चलाने हैं कि चलो यार अभी कुछ काम नहीं है, कम से कम थर्ड पार्टी में कर लूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरे काम चलता रहेगा, फिर उसके बाद मैं कोई अच्छी कंपनी देख के फिर स्विच मार दूंगा, तो उसके लिए सही है, ठीक है। लेकिन करियर बनाने के लिए थर्ड पार्टी कभी मत ज्वाइन करना, और ना ही सीखने के लिए, वहाँ सीखना कभी नहीं होता, हमेशा प्रोजेक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलता है, ठीक है। अब देखो, ये फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और डेटाबेस, इसके बाद आता है लास्ट जो प्रोसेस होता है। अब इसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे टास्क असाइन करना होता है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो उसके लिए टूल्स आते हैं। जैसे ये सारे डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे, उसके लिए गिट हब एक टूल होता है। गिट 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 है, बिट बकेट है, गिट लैब है, मल्टीपल बहुत सारे टूल्स है, लेकिन जो पॉपुलर हैं गिट हब, कोई कोई कंपनी SVN टूल यूज़ करती है, और कोई गिट लैब यूज़ करता है, कोई बिट बकेट यूज़ करता है, ठीक है। क्या करने के लिए, कोड को, जितने भी सारे डेवलपर्स ने कोड मिल के किए हैं उसको स्टोर करता है, एक प्रकार का रेपोजिटरी है, मेमोरी है, ठीक है। एक प्रकार का रिमोट सिस्टम है, जहां आप इंडिया में रहते हैं, तो आप यहाँ पास अपना कोड लीजिए, आप अपने सिस्टम में क्या कीजिए, फेच कीजिए और कोड कंप्लीट कीजिए और वेब मेमोरी में स्टोर कर दीजिए। इसी तरह से सारे डेवलपर्स पुश करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है। सबका काम यही रहेगा। फर्स्ट टाइम आप रनिंग प्रोजेक्ट में अगर आप एंटर करते हैं तो आप क्या करेंगे, कोड को पुल किया, सारा का सारा जो मेमोरी में प्रोजेक्ट है वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। फिर आप अपना काम किए, शाम को पुश कर दिए, कोड चलाया गया। तो इस तरह से सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट में गिट में गिटहब पे क्या करते हैं, कोड को रख दिया जाता है। गिटहब एक मेमोरी है, ठीक है। अब क्या काम होगा इसमें, गिटहब में कुछ पार्टीशंस होते हैं, मीन्स एक होता है मास्टर ब्रांच, और ब्रांच जो होते हैं चाइल्ड ब्रांच। ब्रांच के अंदर मल्टीपल ब्रांच होते हैं, तो मास्टर ब्रांच जो होती है ये इससे चाइल्ड ब्रांच से कनेक्टेड होती है। जब चाइल्ड ब्रांच कंप्लीट होगा तो ये क्या किया जाता है, मास्टर ब्रांच से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो चाइल्ड ब्रांच मतलब क्या है, एक प्रकार की ये स्टोरी है, एक दिया, जैसे कि चाइल्ड ब्रांच में ये दिया है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करें। तो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल का काम किसको दे दिया गया, डेवलपर 1 को। ये कौन सा डेवलपर है, फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड होगा तो रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन डिज़ाइन करेगा, और बैक एंड होगा तो उसकी लॉजिक लिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर फुल स्टैक होगा तो दोनों काम करेगा, स्क्रीन भी बनाएगा और इसकी लॉजिक भी लिखेगा। इसके बाद ये क्या किया जाएगा, काम, इसके बाद काम कंप्लीट होगा तो टेस्ट की, ये कौन टेस्ट करेगा, डेवलपर कोड की टेस्टिंग करता है कि मेरा कोड परफेक्ट चल रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि सर्वर पे जाने के बाद मेरा कोड फेल हो जाए, फिर मैनेजर मुझे 4 बात सुनाए, ठीक है, कि कैसा कोड लिख रहे हो तुम, कभी काम नहीं किया क्या इससे पहले, है ना। तो इसलिए डेवलपर पूरी कोड की टेस्टिंग करता है, किसकी हेल्प से, एक टूल होते हैं जे यूनिट, जिसको बोलते हैं जे यूनिट टूल्स की हेल्प से वो कोड की टेस्टिंग करता है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसका परफेक्टली वर्क कर रहा है जैसा वो चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पुश कर देगा यहाँ। तो इसी तरह से एक मॉड्यूल इसका कंप्लीट होगा, दूसरा कंप्लीट होगा, तो फाइनली क्या किया जाएगा, ये सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट होने के बाद मास्टर ब्रांच में ऐड कर देंगे। मास्टर ब्रांच में जब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट ऐड हो जाएगा, सारे डेवलपर्स क्या करेंगे, इसको कर देंगे इसमें मर्ज, मतलब पुश करते जाएंगे कोड में, रिपोजिटरी में। मास्टर ब्रांच कंप्लीट। अब मास्टर ब्रांच का एक रिलीज निकाला जाएगा। रिलीज क्या निकलेगा, फर्स्ट रिलीज निकला 1.0 रिलीज, पहला रिलीज निकल गया। अब इस रिलीज को रिलीज निकालने से पहले, एक मिनट, है ना, रिलीज निकालने से पहले एक टीम आती है इसके अंदर, यूएटी टीम, इंटीग्रेशन मतलब ये बीच में होता है एक इंटीग्रेशन टीम। मर्ज करने से पहले, मास्टर ब्रांच में मर्ज करने से पहले एक इंटीग्रेशन लेयर्स होते हैं। इंटीग्रेशन लेयर का काम क्या है कि वो इंटीग्रेशन लेयर मतलब जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए टीसीएस में है या इन्फोसिस में है, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोजेक्ट मीन्स आपकी ब्रांच
यहाँ से मैं एक लाइन दे रहा हूँ, ये ब्रांच किसका है, टीसीएस वालों की ब्रांच है, तो टीसीएस के डेवलपर काम कर रहे हैं। और ये जो सेकेंड ब्रांच है जो इंटीग्रेशन ब्रांच होगी, ये जो इंटीग्रेशन ब्रांच है ये इंटीग्रेट करती है किससे, आपके ब्रांच से, ये ब्रांच से इंटीग्रेट, मतलब जो भी आप इस ब्रांच में ऐड करेंगे, मतलब जितना भी आपने काम किया आप अपने ब्रांच में ऐड करेंगे, और इस सेम प्रोजेक्ट ये कौन देख सकता है, जो इंटीग्रेट किया गया है दूसरे ब्रांच से। अब ये जो इंटीग्रेशन वाला जो ब्रांच है ये देखती है, ये किसके पास होता है, ये होती है एक टीम होती है जिसको बोलते हैं यूएटी टीम। यूएटी टीम होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, मतलब एक टीम होती है, इसको क्या करते हैं, ये जो टीम होती है किस साइड से होती है, ये क्लाइंट साइड की टीम होती है, इधर जिसका प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं, जैसे कि यूएस का काम है, यूएस की क्लाइंट है, तो यूएस का जो डेवलपर होंगे ऑन साइट टीम होती है, एक ऑफ साइट होती है। ऑफ साइट मतलब इंडिया वाले जो होते हैं वो ऑफ साइट पे काम करते हैं, मतलब उनका जो प्रोजेक्ट है, जिस जो क्लाइंट है वो इंडिया में नहीं है, वो यूएस में है, तो जो यूएस वाला बंदा होगा वो विजिट करता है कहाँ, आपका यूएस की जो कंपनी है जहां वो पैसे पे कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है यूजर से और कंपनी से, तो वो होती है ऑन साइट टीम। और ऑन साइट ये होता है ऑफ साइट, क्योंकि हम क्लाइंट से, यहाँ क्लाइंट कभी नहीं आता विजिट करने के लिए। इंडिया में आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्लाइंट बहुत रेयर कंडीशन में आता है कभी कभी, लेकिन क्लाइंट हमेशा कहाँ विजिट करता है, ये यूएस का क्लाइंट है तो यूएस की कंपनी जहाँ जो इसने प्रोजेक्ट लिया है वहाँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑन साइट। इधर वाला जो होगा क्या होगा, ऑफ साइट। तो हम क्या काम करते हैं, इंडिया में है तो हम ऑफ साइट पे काम कर रहे हैं, तो जो ऑन साइट टीम के जो टीम होती है यूएटी टीम, वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट चेक करेंगे उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट है या नहीं, सब कुछ सारी चीज़ें एग्जैक्ट चल रही या नहीं, तो उसकी टेस्टिंग करने के बाद, कैसे टेस्टिंग करते हैं, ये टेस्ट करेंगे, इनके पास होता है एक टूल्स, इनके पास भी होता है, आपकी कंपनी के पास भी होता है, सब क्या होता है, जेनकिंस। जेनकिंस क्या काम करता है, इनके कोड में देखिएगा कि जो आपने कोड लिखा है, जावा वालों ने जैसा कोड लिख दिया, वो सारे कोड्स परफेक्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कोई बग्स तो नहीं है क्या, एक दो डेवलपर का कोड तो सही है लेकिन तीसरा डेवलपर का कोड सही नहीं है, कोड में प्रॉब्लम आ रही है, उसने डुप्लीकेट कोड लिखा है या फिर ऐसे लॉजिक लगाया है जो डेप्रिकेटेड है, ठीक है, तो मल्टीपल टाइप के केसेस हो सकते हैं। तो वो कोड क्या किया जाएगा, वापस फिर से भेज दिया जाएगा किसको, जिस डेवलपर ने गड़बड़ किया है, तो ये क्या करेगा, उस कोड को फिर से करेक्ट करेगा, फिर दोबारा भेजेगा यहाँ से। तो जेनकिंस की हेल्प से कोड को फिक्स किया जाता है, मतलब बग्स फिक्स किया जाता है। जेनकिंस का काम क्या है, जेनकिंस जेनकिंस का काम ये है बग्स को चेक करना, बग्स वगैरह नहीं आ रहे कोड में, बग्स हैं, वर्नेबिलिटी है, स्मेल्स हैं, तो ये सारे कोड्स जो आपने लिखा है उसके चेक करने के लिए सब कुछ सही है, ठीक है, तो ये आगे जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आएगा। नेक्स्ट, यूएटी टीम। यूएटी टीम क्या करती है यार, अरे बोर तो नहीं हो रहे यार, नो सर। मजा आ रहा है, ठीक है। हाँ, वैसे तो एक ही घंटे की क्लास है, अभी आज क्या डेमो है आप लोगों का, तो आज बेसिक आपको इंडस्ट्रियल अप्रोच बता रहे हैं, कल से धीरे 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 हम लैंग्वेजेस में आएंगे कि कैसे कैसे लैंग्वेज है, कहाँ कहाँ यूज है। आप टेंशन मत लो, आप जावा ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं यार, कभी फील नहीं होगा कितना हैवी है चीज़ें। हमारे यहाँ लोग क्यों आते हैं, दिल्ली से पढ़ के आएंगे, मुंबई से पढ़ के आएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, क्यों यार जैकी, हर जगह से पढ़ के मेरे पास ही आते हैं, कंपनी में वर्किंग भी आते हैं। हाँ हाँ हाँ, रीज़न ये है कि यहाँ पूरा A to Z कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कोड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप को फील करने लगे कि हम वाकई में एक डेवलपर हैं। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कोड लिखना जानते हैं और हमें फील ही नहीं हो रहा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यार, हमें कुछ पता ही नहीं है। हाँ
लिख लेगा, लेकिन फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब वो इंडस्ट्री में जाएगा तो वो अपने आप क्या सोचेगा। हाँ, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, फिर इसके बाद क्या सीन होगा, यूएटी टीम फिर ये आपका कोड को चेक करेगी, सब कुछ एग्जैक्ट जा रहा है, तो यूएटी टीम पास करती है कि हाँ कोड परफेक्ट है, अब आप इसको क्या करो, रिलीज कर दो। तो कोड ये क्या किया जाएगा, मास्टर ब्रांच में फर्स्ट स्प्रिंट जो प्लान किया गया था 2 वीक्स का, या फिर कंपनी कंपनी अलग अलग अप्रोच है, मतलब मिनिमम जो होता है 2 वीक्स का स्प्रिंट प्लानिंग होती है। ठीक है, मिनिमम आपकी कितनी होती है 2 वीक्स, मैक्सिमम आपका 4 वीक्स रहता है। ठीक, 2 वीक का स्प्रिंट प्लानिंग कंप्लीट, रिलीज निकल गया, फर्स्ट 1.0 रिलीज। अब इस रिलीज को क्लाइंट को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब क्लाइंट इसको देख के हैप्पी, उसका पैसा आ जाएगा आपके पास, आप कंपनी का काम भी चलता रहेगा। इस तरह से वो क्या है, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट का काम आपका स्टार्ट, सेम प्रोसेस। इसी तरह से डेवलपर आपके असाइन किए जाएंगे, फ्रंट एंड वाले बैक एंड वाले सबको स्टोरी दी जाएगी, काम दिया जाएगा, असाइन किया जाएगा। तो कोड कैसे असाइन किया जाता है, कोड कैसे देंगे, कैसे भेजेंगे, इसके लिए भी एक टूल्स होता है, वो होता है जीरा टूल्स, कोड असाइनिंग टूल। कैसे टास्क असाइन किया जाता है, किसकी हेल्प से, जीरा की हेल्प से। जीरा जीरा एक टूल होता है, इस टूल्स में हम क्या करते हैं, टास्क को लिखा जाता है, टास्क दिया जाता है कि ये टास्क का रजिस्ट्रेशन बनाना है, और लॉगिन बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, बार चार्ट, पाई चार्ट, एक्सपोर्ट, डेटा एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है, सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट करना है। तो ये सारे आपके रिपोर्ट्स बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में जाएंगे, मेल ओपन करेंगे, देखेंगे यार क्या टास्क है, इसने पता चला कि इसने जैकी ने टास्क उठा लिया सवेरे सवेरे। ठीक है, और ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट था, तो जितेंद्र ने छोड़ दिया, बोले कह रहे डिफिकल्ट टास्क है मैं नहीं लूंगा। ठीक है, उसने आसान टास्क देखा, बोले हाँ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बनाना है, ये आसान है, कर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज चलती है। कभी भी आप एक साथ, ये नहीं आपने 2 टास्क देखा ये आसान आसान है तो मैंने दोनों टास्क क्या किया, गेट कर लिया कि मैं ये दो टास्क, क्योंकि इसमें जब जैसे आप इस टास्क को गेट करेंगे तो आपका ईमेल आईडी इसमें लिख के आ जाता है कि कौन डेवलपर्स ने इस टास्क को लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। आपने 2 टास्क उठा लिए तो 2 नहीं, एक ही उठाएंगे, जब तक एक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दूसरा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग स्मार्ट होते हैं कंपनी में, इजी इजी टास्क देखते हैं कि ये इजी टास्क है, मैं 2 घंटे में करके चला जाऊंगा मूवी देखने, है ना, सही है ना, तो दोनों टास्क पैरेलली उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं, एक टास्क कंप्लीट कीजिए, मर्ज कीजिए, फिर दूसरा टास्क उठाइए। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि टीएल ऑब्जर्व करता है सारी चीज़ों पे, वो कंप्लेन कर देगा मैनेजर से कि ये बंदा कुछ ज़्यादा स्मार्ट दिखता है, सुबह उठता है, इजी टास्क मिलता है और क्या करता है, अपना असाइन करके कोड कंप्लीट करके घूमता है। तो उसमें बैड क्या है, फिर आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगी आगे, वो मैनेजर आपको टारगेट कर लेगा, हमेशा रोकेगा, या फिर वो खुद टास्क आपको ऐसा हैवी हैवी टास्क देना शुरू कर देगा कि ये ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, वो पहले ही तुमको टास्क असाइन कर देगा मैनेजर कि ये लो ये टास्क है जितेंद्र, इसको तुमको कंप्लीट करना है। तो फिर पता चला 2 दिन तक भी कंप्लीट कर रहे नहीं हो रहा है। ठीक है, काम स्मार्टनेस से करना है, लेकिन ऐसा काम मत करना इंडस्ट्री में कि जिससे आप हाईलाइट हो जाए कि आप अपना स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली काम करो। नहीं, इजी है, इजी बिल्कुल उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, इजी है तो उठा लो, लेकिन ये नहीं कि ये भी इजी है तो मैं दोनों एक साथ, दोनों मत उठाओ। आप हर बार से मतलब नहीं है, आप अगर टास्क दिया गया ना तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लेवल का टास्क देखो कि मैं ये टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर तुम थोड़ा सीनियर हो गए हो कंपनी में तो स्मॉल स्मॉल टास्क जूनियरों के लिए छोड़ देना, ये इसको जूनियर कर लेंगे, इसको मैं कर लेता हूँ, ऐसा, ताकि कंपनी देखने वाले भी, टीम मैनेजर भी देखे तो कि उसको लगना चाहिए कि हाँ बंदा सीनियर है, जूनियर वाला काम नहीं कर रहा है ना। तो इससे आपका हाइक भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जीरा टूल की हेल्प से क्या मिलता है आपको, टास्क दिया गया, आप वहाँ इसमें सारे सबमिट होते हैं टास्क वगैरह, ये बीए जो एनालिस्ट होते हैं वो सारे स्टोरी आपको दिए, ब्लॉग्स वगैरह बनाए जाते हैं, सारे चीज़ बताऊंगा। ठीक है, जीरा टूल्स कैसे रियल टाइम पे कैसे काम करते हैं वही बताऊंगा, गिट पे कैसे काम करते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, ये सारे फ्रंट एंड साइड पे कैसे हैंडल करते हैं, बैक एंड कैसे हैंडल करते हैं, डेटाबेस कैसे हैंडल करते हैं, सब प्रोसेस आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो। 2 महीने 3 महीने मीन सबसे ज़्यादा आपको फेस क्या करना है, आपको
प्रॉब्लम कहाँ फेस करना है, कोर जावा थोड़ा सा लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी आप रियल टाइम को बिल्कुल टेंशन ना ले। ऐसा मैं बना दूंगा आप लोगों को एक्सपर्ट कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि 6 महीने में हम क्या आते हैं और 6 महीने में अब क्या है। कंपनी में, जिस कंपनी में जाएंगे 3 to 4 ईयर्स एक गैप एक्सपीरियंस आप लगा के जा सकते हैं। मिनिमम आप सैलरी गेट कर सकते हैं 10 LPA, 12 LPA, 15 LPA। फुल स्टैक पे हैं तो 15, 17, 18, 20 LPA तक आप ले सकते हैं फुल स्टैक डेवलपर। 20 LPA तक कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको। फुल स्टैक मतलब बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं है, DBA का काम। तो सिंपल DBA को छोड़ दो, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, और आता है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, 3 प्रोसेस तो बोलते हैं फुल स्टैक। फ्रंट एंड बैक, कंप्लीट करना हाँ है। हेलो, फुल डेवलपमेंट में काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? फुल स्टैक कंप्लीट करने में आपका टाइम देखिए 3 मंथ्स लगेंगे आपको कोर कंप्लीट करने में। कोर के साथ पैरेलली जो कोर्सेज चलते हैं, देखिए बताता हूँ, समझो। कोर चैप्टर में आता है आपका कोर जावा, एडवांस जावा एंड इसके बाद आता है स्प्रिंग, सर ये कोर, इसके बाद ये बैकएंड का है, और ये फ्रंट एंड में आता है HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, कोई भी एक फ्रेमवर्क, एंगुलर और रिएक्ट, दो में से कोई एक, दोनों भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें अच्छा पैकेज देता है एंगुलर, मतलब एंगुलर आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये पैरेलली मतलब ये फ्रेमवर्क को छोड़ दो, ठीक है, ये पैरेलली आपके चलते हैं दोनों। कोर जावा के साथ आपका चलेगा HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। एक बैच आपका कोर जावा, दूसरा बैच HTML, CSS पैरेलली चलेंगी। ये तीनों कंप्लीट होते हैं आपके कितने, 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में कंप्लीट होगा, ठीक है। 1 मंथ में आपका कंप्लीट होगा एडवांस जावा, प्लस स्प्रिंग कोर आपको बताएंगे। इसके बाद आपका चलेगा स्प्रिंग बूट। क्या होता है स्प्रिंग बूट, सब बताएंगे आपको, की जरूरत है, मैं बस कोर्सेज बता रहा हूँ। एंड माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। तो स्प्रिंग कोर एडवांस जावा 1 मंथ, ठीक है, स्प्रिंग कोर स्प्रिंग बूट 2 मंथ्स, और ये माइक्रो सर्विस लास्ट का पार्ट है, ठीक है। साथ में पैरेलली 1 मंथ का माइक्रो सर्विस रहता है, ठीक है। माइक्रो सर्विस स्प्रिंग बूट विथ माइक्रो सर्विस। ये नेक्स्ट एंगुलर, तो ये 3 मंथ्स आपको कंप्लीट होगा। 3 मंथ्स के बाद जो चलेगी एडवांस जावा और एंगुलर आपका पैरेलल चलेगा। एडवांस जावा कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा स्प्रिंग कोर, देन स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विस। ये इसको कंप्लीट होने में आपका 3 मंथ्स लगेंगे। टोटल हो जाएंगे आपके, टोटल आपका 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 मंथ। 6 मंथ में 6 मंथ में आपका ये कंप्लीट होगा। इसके बाद जो पड़ता है 1.5 मंथ का, 1.5 मंथ, 1.5 मंथ, मतलब 45 डेज मान लीजिए। 45 डेज का आपका चलता है एक प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट। एक बाकी मिनी प्रोजेक्ट जो चलेंगे इसी में चलेंगे, स्प्रिंग बूट के साथ मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, स्प्रिंग बूट के साथ मिनी प्रोजेक्ट, ये सब मिनी प्रोजेक्ट चलेंगे इसके अंदर समझाने के लिए। लेकिन 45 डेज का जो चलता है वन रियल टाइम प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट जब आप एक कंप्लीट करते हैं तो इससे क्या होगी, आपकी कंपनी में जब भी आप जाएंगे, गैप एक्सपीरियंस जो आप फेक एक्सपीरियंस लगाएंगे 3 इयर्स 4 इयर्स, तो ये आप प्रेजेंट करेंगे कि हमने प्रीवियस कंपनी में ये प्रोजेक्ट किया है।
तो वो आपसे इंटरव्यू पूछेगा आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, कैसे किया है। तो ये वो प्रोजेक्ट जो आप 45 डेज का कंप्लीट करेंगे, इसमें पूरा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। जो प्रोजेक्ट मैनेजर को आप एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इस प्रोजेक्ट पे, ये मॉड्यूल पे इतने सारे काम किए हैं, जिसके बेस पे आपको 15 LPA 16 LPA तक का डिमांड आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये रियल टाइम प्रोजेक्ट ज़रूरी है, ताकि आप इंडस्ट्री में काम भी कर सकें और प्रोजेक्ट मैनेजर राउंड भी क्लियर कर सकें, मशीन टेस्टिंग भी क्लियर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपका 6 मंथ में आपका पूरा बेसिक कंप्लीट होगा। 1.5 मंथ में जब आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, तो ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, फुल स्टैक में कितना टाइम लगेगा? 7 to 8 मंथ। ठीक है, उसके बाद आपको फुल क्लैरिटी है, कुछ भी काम कर सकते हैं। और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो फ्रेशर पे जाना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है? कोर जावा, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। इसके अलावा फ्रेमवर्क उनके लिए है जो गैप एक्सपीरियंस पे जाना चाहते हैं। गैप एडवांस जावा जो है आपका फ्रेशर के लिए। ठीक है, कोर जावा, एडवांस जावा, ये जो है फ्रेशर। जैसे कि जो अभी स्टूडेंट हैं जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, तो कैंपस सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं कि आपका कैंपस में सिलेक्शन हो, तो आप ये पार्ट कंप्लीट कीजिए, आपका डायरेक्ट कॉलेज से ही आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, 100% गारंटी। ठीक है, आपको कोई फ्रेशर के लिए बस इतना चीज़ें हैं, इतना स्ट्रॉन्ग है, आप 3 मंथ्स में आप 100% आपको प्लेस कर दिया जाएगा, कंपनी कोई भी आपको ले जाएगी। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स में। बट आप गैप एक्सपीरियंस में जाना चाहते हैं, तो आपको ये पार्ट कवर करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो आपका प्रोफाइल सॉर्ट नहीं किया जाएगा, आपको कोई कॉल नहीं आएगा, कोई कंपनी हायर नहीं करेगी। ठीक है, ये सारे स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज इस समय बहुत डिमांड में है, ये आना चाहिए। फिर आपको क्लाउड के बारे में आना चाहिए। अगर आप अच्छा पैकेज चाहते हैं तो क्लाउड क्या होता है, क्लाउड के बारे में कल बताऊंगा। ठीक है, क्लाउड क्या है? AWS, डेवऑप्स। AWS इस समय बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, GCP चल रहा है। ठीक है, GCP है, VMware है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो जितने भी क्लाउड है, क्या है क्लाउड, इस क्लाउड के बारे में कल बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ। फिर आप कैसे जावा के, हाँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ये सर, ये जो आपने बताया मुझको, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ना? फ्रंट एंड, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या, किसका? नहीं सर, ये जो आपने अभी अभी तो बताया जावा, जावा के लिए, तो हाँ हाँ ये हाँ, जो फ्रंट एंड नहीं नहीं डेवलपमेंट नहीं नहीं, ये बैक एंड डेवलपमेंट जो जावा है, है। जावा बैकएंड डेवलपर का काम क्या है, वो कौन कौन से लैंग्वेजेस पे काम करता है, ये जो है देखिए, ये आपका बैकएंड डेवलपर का काम है। जावा, जावा एंड एडवांस जावा, ये जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जावा एंड एडवांस जावा। बट ये बेसिक है, सभी में चाहिए। कैसे चाहिए, क्या है, सब ये स्टार्टिंग से ही आपकी क्लास चलेगी, कोर जावा से लेकर। ठीक है, कोर जावा, एडवांस जावा, और ये पूरा फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, ये डिज़ाइन पैटर्न है, ये मॉड्यूल्स है, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। ये जो पार्ट है, ये आपका क्या है, कौन सा है? बैकएंड का पार्ट है। ये बैकएंड डेवलपर जो काम करते हैं इस पे। और जो फ्रंट एंड डेवलपर स्क्रीन डिजाइनिंग के लिए जो काम करते हैं, वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और आपका ये जो पार्ट है एंगुलर एंड रिएक्ट की भी क्लासेस चलती है हमारे यहाँ, रिएक्ट भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, डिप्लॉयमेंट आपको डॉकर, कुबरनेटिस एंड AWS एडवांस लेवल पे आपको जाना है। ठीक है, तो सारी की क्लासेस आपको सब चलती हैं। ठीक है, अभी आप जितना बैच चल रहा है, इतना आपके लिए अभी सफिशियंट है 3 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, रिएक्ट, हाँ, इतना अभी कंप्लीट कीजिए। इतना कंप्लीट करते हैं तो 100% गारंटी है कि मेरे यहाँ से तो अधिकतर लोगों का जॉब प्लेस हुआ है। ठीक है, मैं मेहनत करेंगे, आपको 100% गारंटी है कि आपको जॉब अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज में मिलेगी, है ना। पूरा अप्रोच बताता हूँ आपको, रियल टाइम अप्रोच, टूल्स बताऊंगा सब। ठीक है, आयुष तुम तो आए थे ना यार स्टार्टिंग में हमारे यहाँ? नहीं सर,
हाँ? सर आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है। आयुष मिश्रा कोई एक स्टार्टिंग में मेरे पास आया था, स्टार्टिंग मतलब कितने महीने हो गए यार, 7-8 महीना पहले कोई आयुष मिश्रा था, तुमसे मेरी बात हुई थी क्या? नहीं सर, तो आज तो मेरा फर्स्ट डे था। अच्छा फर्स्ट डे है, अच्छा वो आयुष शायद दूसरा लगता है। अश्वनी जानती होगी, अश्वनी, हेलो यस सर। अश्वनी, अश्वनी को जानते हैं अश्वनी को? हाँ सर, भैया लगते हैं मेरे, तो सर उन्होंने ही बताया है, उन्होंने ही ये अच्छा लिंक सेंड किया था आपका कि आज देखना अच्छा तो कैसा होगा, सर से पूछ भी लेना फिर बताना। अच्छा अच्छा, आशीष पाल भैया कौन? सर सर नाम है अश्विनी, इसका नाम। अच्छा अच्छा, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, चलो ठीक है, बात कर लेंगे आपसे। ओके सर। ठीक है, किसी को डाउट कुछ पूछना है? नो सर। तो सर चलो, क्लास टाइमिंग सर? क्लास की टाइमिंग अभी यही है, सेम टाइमिंग 7:30 से 8:30। ओके हाँ चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ओके। थैंक यू और सर। भी थैंक जो यू भी सर। फ्रेंड है, हाँ जो भी फ्रेंड है उनको बोल दो, रेफर कर दो, बैच स्टार्ट हो गया है। ताकि फिर क्या है, मेरी बैच जो होता है बहुत टाइम लगता है स्टार्ट होने में, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग 2 ही टाइम ही है बैच का। तो जो भी आप, हाँ फिर अभी जल्दी स्टार्ट नहीं है, एक बैच चल रहा है मॉर्निंग में 7 AM पे, दूसरा बैच ये है अभी जो स्टार्ट होगा, 3 महीने के बाद ही बैच स्टार्ट हो पाएगा, ये कंप्लीट होने के बाद। तो कोशिश करो स्टूडेंट बढ़े, लेंथ बढ़े आपके बैच की, कम से कम 10+ हो जाए स्टूडेंट, है ना, ट्राई करो। ओके सर। चलो ठीक है, मिलता है, ओके बाय।